नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञान धारा की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने वर्णों के बारे में पढ़ा था और आज हमारा नया टॉपिक है स्वर। स्वर वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात यह स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करने में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती हो उसे स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं। ये 11 स्वर जो ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ, इसके बारे में हमने पीछे विस्तार से देखा था। ये 11 स्वर है, इनके उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं होती है। जैसे ए बोलते हैं तो अंत में ए की ही ध्वनि आती है। आ बोलते हैं तो अंत में आ की ही ध्वनि होती है। इसके विपरीत यदि यहाँ पर के बोलते हैं तो अंत में ए सुनाई देता है, का बोलते हैं तो अंत में आ सुनाई देता है। लेकिन स्वर ऐसी ध्वनियां है जिनका स्वतंत्र उच्चारण होता है, स्वतंत्र ध्वनियां होती है, इनमें किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती। अब स्वरों का वर्गीकरण है वो पहले इसको मात्रा के आधार पर बांटा गया है। मात्रा के आधार पर इसके 3 भेद है। पहला है हरीश्व स्वर। हरीश्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता हो या एक मात्रा का ही समय लगता हो उन्हें हरीश्व स्वर कहा जाता है। हरीश्व स्वर 4 होते हैं, जैसे ए, ई, उ और री। इनके उच्चारण में कम समय लगता है, इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। अगला भेद है दीर्घ स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता हो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। तो इन स्वरों से जिसमें दुगुना समय लगेगा उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। इनकी संख्या 7 है और इनकी संख्या 4। अगला भेद है प्लुत स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इसका चिन्ह अवग्रह के रूप में दर्शाते हैं, जैसे लिखा है ओम। ओम बोलते हैं तो इसका उच्चारण लंबा होता है। किसी को पुकारते हैं जैसे राम, तो उसमें भी दीर्घ उच्चारण होता है। तो हरीश्व स्वर जिसमें बहुत ही कम समय लगता हो, दीर्घ स्वर जिसमें ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता हो, और प्लुत स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता हो या तिगुना समय लगता हो, इन्हें एक मात्रिक कहते हैं। ह्रस्व स्वर को, दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक और प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक कहा जाता है। आगे है उच्चारण के आधार पर स्वरों के प्रकार। पहला है अनुनासिक, दूसरा निर्नुनासिक। जिन स्वरों का उच्चारण नाक व मुंह दोनों से हो उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण नाक के साथ या मुख के साथ नाक से हो उसको अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे यहाँ पर है ए, आ, ई, उ, जिसे ऊपर चंद्र बिंदु लगा है या फिर बिंदु लगाओ। जैसे चांद है, चांद ने की ध्वनि आ रही है, स्कंद ने की ध्वनि आ रही है, वंश। तो इस प्रकार जिसके उच्चारण में पंचम वर्ण की ध्वनि आती हो उसे अनुनासिक स्वर कहा जाता है। निर्नुनासिक स्वर जिन स्वरों का उच्चारण केवल मुख से हो उन्हें निर्नुनासिक कहते हैं, और ये सारे के सारे स्वर निर्नुनासिक है। तो ऐसे ये हमारी वर्णमाला में जो भी स्वर है वो सारे निर्नुनासिक है। यदि शब्द बनाते समय आवश्यकता अनुसार उस पर बिंदु या चंद्र बिंदु लगा देते हैं तो ये अनुनासिक स्वर कहलाते हैं, और उच्चारण के आधार पर सारे स्वर निर्नुनासिक है। अगला प्रकार है जीवा की स्थिति के आधार पर। जीवा हमारी जीभ की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। पहला है अग्र स्वर, दूसरा पश्च स्वर और तीसरा है मध्य स्वर। तो अग्र स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग क्रियाशील रहता है उसे अग्र स्वर कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ का अगला भाग सक्रिय होता है या क्रियाशील रहता है उसे अग्र स्वर कहते हैं। अग्र का अर्थ होता है आगे वाले भाग से, जीवा के आगे वाले भाग से बोले जाने वाले स्वर। इनमें है चौटाई, बड़ाई, ए और ऐ। इन 4 को रखा गया। ई, ए, ऐ इनको अग्र स्वर कहते हैं। बाद में मध्य स्वर, इनके उच्चारण में जीभ का मध्य का भाग क्रियाशील रहता है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य का भाग क्रियाशील हो जाता है, सक्रिय हो जाता है या मध्य भाग में बल पड़ता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। हिंदी में ए स्वर केंद्रीय स्वर है। केंद्रीय का अर्थ है
मध्य स्थित स्वर, तो मध्य स्वर में केवल ए को रखा गया। अगला भेद पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग क्रियाशील रहता है उसे पश्च स्वर कहते हैं, जैसे आ, उ, ओ, औ। तो इन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला हिस्सा है वो क्रियाशील रहता है, इसलिए इन्हें पश्च स्वर कहते हैं। तो अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, जीवा की स्थिति के आधार पर इसके 3 भेद है। अग्र स्वर में 4 है, मध्य में 1 है और बाकी शेष पश्च में है। अगला भेद है ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति यानी होठों की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। पहला है वृत्ताकार, दूसरा अवृत्ताकार और उदासीन स्वर। वृत्ताकार किसे कहते हैं? तो वृत्ताकार में देखो, जिन स्वरों के उच्चारण में होठों की आकृति वृत्त के समान हो जाती है, अर्थात जिनका उच्चारण करते समय हमारे होठ है वो गोल हो जाते हैं, उसको वृत्ताकार स्वर कहते हैं। उ, ओ, औ। इनके उच्चारण में होठ है वो गोलाई की आकृति लेते हैं, तो इन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं। अवृत्ताकार, इनके उच्चारण में होठों की आकृति अवृत्ताकार रहती है, अर्थात स्थिति सामान्य रहती है, इसमें होठों की आकृति गोल नहीं होती हो, उसे अवृत्ताकार कहते हैं। इनमें आ, ई, ए और ऐ को गिना गया है। 5 स्वर रखे गए हैं, आ, ई, ए और ऐ। उदासीन स्वर के उच्चारण में होठ उदासीन रहते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में होठ उदासीन रहते हैं, सामान्य स्थिति में रहते हैं, बिल्कुल भी न के बराबर क्रिया करते हैं, उसे उदासीन स्वर कहते हैं। इसमें ए को रखा गया। ए स्वर के लिए उदासीन विकल्प नहीं होने की स्थिति में अवृत्ताकार मान्य होगा। अगला भेद है मुख आकृति के आधार पर। मुख की आकृति के आधार पर मुंह की आकृति किस प्रकार होती है उसके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है। पहला है संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, विवर्त और अर्ध विवर्त। संवृत किसे कहते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह है बहुत कम खुलता हो। संवृत संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है ढका हुआ, और विवर्त का अर्थ होता है खुला। इसका अर्थ खुला है, ये दोनों विलोम शब्द है, और स्वर्त का अर्थ होता है ढका। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह है बहुत ही कम खुलता हो या ढका रहता हो, ने के बराबर खुलता हो, उसे संवृत स्वर कहते हैं। इसमें 4 है, ई, उ। तो इनको याद रख लेना। संवृत में उई शब्द याद रख लेना, उ और ई। उई से शब्द बन जाएगा ई, उ से बन जाएगा उ। अर्ध स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख संवृत की अपेक्षा कुछ अधिक खुलता हो। तो इस संवृत से थोड़ा ज्यादा मुख खुलता हो तो उसे अर्ध स्वर कहते हैं। अर्ध स्वर कहते हैं जिसमें स्वरित से थोड़ा ज्यादा मुंह खुलता हो। इसमें ए, ओ दो स्वरों को गिना गया है, तो याद रखना है ओए शब्द से मना है अर्ध स्वर। विवर्त, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुलता है। आपको स्मृत का अर्थ बताया था ढका हुआ, और विवर्त का अर्थ होता है खुला। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुलता हो उसे विवर्त स्वर कहते हैं। इसमें केवल आ को रखा गया है। अर्ध विवर्त, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुलता हो उसमें ए, ऐ और औ इनको रखा गया है। तो इन 3 स्वरों को अर्ध विवर्त में रखा गया है। तो 4 भेद है मुख आकृति के आधार पर, स्मर्थ, अर्ध स्मर्थ, विवर्त और अर्ध विवर्त। अब आगे पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजनों का वर्गीकरण किस प्रकार है, इसकी परिभाषा क्या है, उसके बारे में देखेंगे। ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करने में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। या ऐसी ध्वनियां जो स्वरों की सहायता के बगैर बोली ही नहीं जा सकती उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे के को व्यंजन में इसका कोई उच्चारण नहीं है, जब इसके साथ ए मिलता है तब इसका वास्तविक रूप आता है के। तो के बोलते हैं तो ध्वनि अंत में एक ही सुनाई देती है, के एक ही ध्वनि आएगी। चे बोलते हैं तो चे में भी एक ही ध्वनि आएगी। तो ऐसी ध्वनियां जिनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, जो स्वरों की सहायता से ही बोली जा सकती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे के प्लस ए से के बना है, चे प्लस ए से चे बना है, चे प्लस ई से ची बन जाएगा। तो इस प्रकार प्रत्येक व्यंजन ए से मिलकर पूर्णता उच्चारित होता है। तो प्रत्येक व्यंजन वर्ण है उसमें ए मिलने से ही उसका पूरा उच्चारण होता है। ए निकाल देने पर उसका हलंत का रूप शेष हो रह जाता है। जैसे
के हलंत खे ग ग। तो इसमें इसको वास्तविक रूप देना हो तो इसमें स्वर को जोड़ना पड़ेगा। तो ऐसी ध्वनियां जो स्वरों की सहायता से ही बोली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के भेद है अब मूल विभाजन या अभ्यंतर प्रियतन के आधार पर। तो ये प्रियतन के आधार पर व्यंजन के भेद है। पहला है स्पर्श व्यंजन, वे व्यंजन जिनका उच्चारण करने पर जीभ मूल उच्चारण स्थान होते हैं कंठ, तालु, मुर्दा, दंत और ओष्ठ। कंठों को, तलवे को, मुर्दा क्षेत्र को, दंत को, दांतों को और होठों को स्पर्श करती हो, पांचों स्थानों को स्पर्श करती हो, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये व्यंजनों के शुरू के 5 वर्ग होते हैं, इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो इनके उच्चारण करने के लिए के से लेकर के मे तक जो व्यंजन है वो स्पर्श के अंतर्गत आएंगे। के में 5 अक्षर होते हैं। चे को भी वर्ग कहा जाता है। हिंदी में वर्गों की संख्या पूछ ले तो 5 होती है। के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग। जिसमें 5 अक्षर होते हैं उन्हें वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। तो वर्ग होते हैं 5 और 5 में कुल वर्णों की संख्या 25 होती है। आगे है अंतस्थ। अंत्य का अर्थ होता है बीच में, इस्ते का अर्थ है स्थित। तो अंत्य का अर्थ होता है भीतर या अंदर। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, अर्थात इनका उच्चारण मुंह के भीतर से होता हो, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो इनका उच्चारण करने में जीवा है वो मुंह के किसी भी भाग को पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती है, पूरी रूप से नहीं छूती है, केवल अंदर की स्थिति में ही रहती है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और दूसरे प्रकार से देखें तो अंत्य का अर्थ है बीच में स्थित। एक तो के से मे तक स्पर्श आ जाएंगे, बाद में उसम आ जाएंगे और ये बीच में स्थित है तो इसे अंतस्थ कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, ये रे ले वे। अगला भेद है उसम व्यंजन। उष्मा का अर्थ होता है गर्मी या गर्माहट। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय गर्मी उत्पन्न हो, अर्थात इनका उच्चारण में मुख से हवा के रगड़ खाने के कारण उष्मा पैदा हो, इस कारण इसे उष्म व्यंजन कहते हैं। तो उष्म व्यंजन किसे कहते हैं? जिससे मुख में थोड़ा घर्षण उत्पन्न हो, उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। हवा के साथ रगड़ उत्पन्न हो, इसमें है से है, तो इसमें हवा की रगड़ बनती है, उष्म व्यंजन कहलाते हैं। इस पर सबसे पहले के से शुरू करके मे तक हो जाएंगे, अंतस्थ ये रे लेवे हो जाएंगे और उस समय से है हो जाएंगे। बाद में है संयुक्त व्यंजन। जो व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो जो दो व्यंजन के संयुक्त मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर कहते हैं, संयुक्त अक्षर कहते हैं। यहाँ पर एक से, त्रे, ये और श्रे, ये चार दो दो व्यंजन के मेल से बने। ये के और से बना है, ये ते और रे से बना है, ये जे और ये से, ये से और रे से। इसके बारे में कल हमने पढ़ा था। आगे व्यंजन के प्रकार है उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। किस प्रकार से है देखो। पहला है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्पर्श करते हो उसे स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। इसमें के, ख, गे, गे वर्ग का 5वां अक्षर हमें छोड़ना है। 4 अक्षर ही लेने हैं प्रत्येक पंक्ति के। आगे चे वाली लाइन छोड़नी है। टे, ठे, डे, डे, ते, थे, दे, दे, पे, फे, बे, भे। तो इसमें एक तो पांचों वर्गों में से चे वाली पंक्ति को छोड़ना है और इसके अलावा 5वें अक्षर को छोड़ना है, शेष सारे स्पर्शी व्यंजन होंगे। आगे है संग्रही व्यंजन। संग्रही व्यंजन के बारे में परीक्षा में पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा संग्रही है या संग्रही व्यंजन नहीं है। तो से यहाँ पर पूरा है, से याद रख लेना। से वाली लाइन है, से है, यहाँ से है, यहाँ पर भी से है, तो से संग्रही हो गया। से संग्रही, से और है। आगे स्पर्श संग्रही जिसमें थोड़ा स्पर्श हो, संग्रह हो, उसमें है चे, छे, जे, जे, चे, छे, जे, जे, ये स्पर्श संग्रही में आ जाएंगे। नासिके व्यंजन जो नाक से बोले जाते हैं, सभी को पता है। 5वां अक्षर नाक से बोला जाता है। अंगे, ये, हणे, ने, में, ये 5वें अक्षर है।
के का पांचवा अक्षर, ये चे का पांचवा अक्षर, टे वर्ग का पांचवा अक्षर, ते वर्ग का पांचवा और पे वर्ग का पांचवा। पांचवें अक्षर को हमेशा नासिकीय व्यंजन कहते हैं। ये नासिका या नाक की ध्वनि से बोले जाते हैं। आगे पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन में आपको याद रखना है पा, ले, पाल, पाल से, पा से हो गया पार्श्विक, ले से ले, ले वर्ण, पा से पार्श्विक, ले से ले वर्ण, तो पाल शब्द याद रखना है। आगे प्रकंपित व्यंजन, इन्हें लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। प्रकंपित जिससे कंपन उत्पन्न होता हो उसे प्रकंपित कहते हैं। प्रकंपित में यहाँ पे के नीचे रे लगा हुआ है, तो प्रकंपित में रे लगा हुआ है, तो प्रकंपित में रे हो गया। प्रकंपित व्यंजन रे हो गया क्योंकि पे के नीचे यहाँ पर रे लगा हुआ। ये याद रखने का तरीका है। आगे उषिप्त व्यंजन, इनको ताड़न जात भी कहते हैं। उषिप्त का उठाकर फेंकना, पिछले वीडियो में इसके बारे में चर्चा की थी। इसमें है हड़े और डे। इसके नीचे बिंदी नहीं हो तो इसको डे बोलते हैं, और बिंदी लगा दी तो इसको हड़े बोलते हैं। यहाँ पर है डे। इन दोनों को उषिप्त व्यंजन कहते हैं। अब है संग्रहहीन व्यंजन। संग्रहहीन व्यंजन जिसमें संग्रह है वो बिल्कुल नहीं होता हो, उसको संग्रहहीन व्यंजन कहते हैं। इसमें ये और वे आते हैं। यऊ शब्द याद रख लेना, संग्रहहीन यऊ।